नमस्कार। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं, सांस लेना और उससे ऊर्जा बनाना। हाँ, और इसमें अक्सर ना लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल, लगता तो एक जैसा है पर है ये अलग अलग चीजें। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं आज। हाँ जरूर। देखिए, ब्रीदिंग जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, वो तो सीधी सी शारीरिक क्रिया है। मतलब हवा अंदर लेना यानी इनहलेशन, और हवा बाहर छोड़ना यानी एक्सलेशन, बस इतना ही। ठीक है। और रेस्पिरेशन, वो फिर क्या हुआ? रेस्पिरेशन इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें हम बाहर से ऑक्सीजन मतलब O2 लेते हैं और उसका इस्तेमाल करके भोजन, खासकर जैसे ग्लूकोज, उसको तोड़ते हैं। अच्छा, ताकि शरीर को एनर्जी मिल सके। बिल्कुल, एनर्जी जो कि ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। यही ATP हमारी कोशिकाओं का फ्यूल है। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बनती है, जिसे बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे शरीर से बाहर फेंकना जरूरी है। तो मतलब ब्रीदिंग तो रेस्पिरेशन का बस एक पहला कदम हुआ। एग्जैक्टली। रेस्पिरेशन एक बड़ी पिक्चर है। तो फिर इस रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स क्या-क्या हैं? कैसे होती है ये पूरी प्रक्रिया? इसमें असल में 5 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला तो यही ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया, हवा का लंग्स में आना जाना। ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये होता है लंग्स के अंदर, वो जो छोटी छोटी हवा की थैलियां होती है ना, एल्वियोलाई। हाँ, एल्वियोलाई। उनके और ब्लड के बीच। यहाँ पर O2 ब्लड में जाती है और ब्लड से CO2 निकलकर एल्वियोलाई में आती है। और ये होता कैसे है? मतलब अदला बदली? ये डिफ्यूजन से होता है। गैस हमेशा अपने हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है। अच्छा, ये प्रेशर वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। मतलब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? PO2, PCO2? हाँ, देखिए, हवा में कई गैसें मिली होती है ना। हर गैस का अपना एक दबाव होता है कुल दबाव में। उसी को उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हुआ PO2, कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2। तो एल्वियोलाई में ताजी हवा की वजह से PO2 ज्यादा होता है, करीब 104 mmg। और जो खून वहां पहुंचता है शरीर से होकर, उसमें PO2 कम होता है, सिर्फ 40 mmg। तो O2 कूद कर ब्लड में चली जाती है। बिल्कुल। और CO2 के साथ ठीक उल्टा होता है। ब्लड में PCO2 ज्यादा 45 mmg और एल्वियोलाई में कम 40 mmg। तो CO2 ब्लड से निकलकर लंग्स में चली जाती है। समझ गए। तो ये हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब गैसें ब्लड में आ गई। फिर तीसरा स्टेप है गैस ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड इन गैसों को लेकर पूरे शरीर में घूमेगा। ऑक्सीजन का क्या है ना, करीब 97% हिस्सा ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन से चिपक जाता है। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बाकी थोड़ी सी ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल कर जाती है। और CO2 वो ज्यादातर करीब 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। कुछ हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और कुछ प्लाज्मा में घुलकर। ठीक है, ब्लड इन गैसों को लेकर टिश्यूज तक पहुंच गया। अब आता है चौथा स्टेप, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जैसा है, पर होता है ब्लड और बॉडी टिश्यूज यानी ऊतकों के बीच। मतलब यहाँ भी डिफ्यूजन? हाँ, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर का खेल है। ब्लड में अब PO2 ज्यादा है, करीब 95 mmHg, और टिश्यूज में कम 40 mmHg, क्योंकि वो लगातार O2 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो O2 ब्लड से निकलकर टिश्यूज में चली जाती है। और टिश्यूज से CO2 ब्लड में आ जाती होगी। बिल्कुल, क्योंकि टिश्यूज में PCO2 ज्यादा 45 mmHg और ब्लड में कम 40 mmHg। और फिर आता होगा आखिरी स्टेप। हाँ, पांचवा और सबसे जरूरी स्टेप, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये होता है कोशिकाओं के अंदर। यहाँ कोशिकाएं उस मिली हुई O2 का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को पूरी तरह तोड़कर ATP बनाती हैं, यानी एनर्जी। और इस प्रोसेस में CO2 वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। यही है रेस्पिरेशन का असली मकसद, एनर्जी प्रोडक्शन। एग्जैक्टली। आपने हीमोग्लोबिन का जिक्र किया था कि वो ऑक्सीजन पकड़ता और छोड़ता है। इसमें वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का क्या रोल है? सुना तो है इसके बारे में। हाँ, वो कर्व बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिखाता है कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर PO2 के बदलने पर हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन से भरा हुआ है, मतलब उसकी सैचुरेशन कितनी है। अच्छा। और ये कर्व सीधा नहीं होता, ये S शेप का होता है, सिग्मोइड कर्व कहते हैं इसे। इसका फायदा ये है कि लंग्स में जहां PO2 बहुत ज्यादा है, हीमोग्लोबिन फटाफट बहुत सारी ऑक्सीजन पकड़ लेता है,
सैचुरेशन बढ़ जाती है। और टिश्यूज में? और टिश्यूज में जहां PO2 कम है और CO2 ज्यादा होती है, वहां ये कर्व तेजी से नीचे गिरता है। सही। इसका मतलब हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ देता है ताकि टिश्यूज उसे इस्तेमाल कर सकें। ये एस शेप्ड डिलीवरी को बहुत इफिशिएंट बनाता है। कमाल है। अच्छा, अब जरा उस पहले स्टेप ब्रीदिंग पर वापस आते हैं। हाँ। ये सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये होता कैसे है? कौन सी मसल्स काम करती हैं इसमें? हाँ, इसमें मुख्य रूप से 2 मांसपेशियां हैं। एक तो हमारा डायाफ्राम, जो छाती और पेट के बीच में गुंबद जैसा मसल है। हाँ। और दूसरी है इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारी पसलियों, रिब्स के बीच में होती हैं। तो सांस अंदर कैसे लेते हैं? इंस्पिरेशन के लिए डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की तरफ जाता है, फ्लैट हो जाता है, और साथ ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स सिकुड़कर पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ खींचती हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारी छाती यानी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स इसी कैविटी में है तो वो भी फैलते हैं। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर का प्रेशर बाहर की हवा के मुकाबले कम हो जाता है और हवा अंदर आ जाती है। बिल्कुल, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। और क्योंकि इसमें मसल्स को एक्टिवली सिकुड़ना पड़ता है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। और सांस छोड़ना यानी एक्सपायरेशन? नॉर्मल एक्सपिरेशन ज्यादातर पैसिव प्रोसेस है। इसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बस रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा, वो अपनी जगह वापस चली जाती हैं। हाँ, इससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, लंग्स पर दबाव पड़ता है, अंदर प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। हाँ, अगर जोर लगाकर सांस छोड़नी हो तब इंटरनल इंटरकॉस्टल और पेट की मसल्स काम करती हैं, वो एक्टिव हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिकली होता रहता है, हम सोचते भी नहीं। अच्छा, कभी कभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात होती है, जैसे टाइडल वॉल्यूम, ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये लंग्स की कैपेसिटी मापने के तरीके हैं। टाइडल वॉल्यूम TV वो हवा की मात्रा है जो हम एक नॉर्मल शांत सांस में अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं। ये करीब 500 ml होती है। बस 500 ml? हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग में। इसके अलावा भी वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। ये वो एक्स्ट्रा हवा है जो हम नॉर्मल सांस लेने के बाद जोर लगाकर अंदर खींच सकते हैं। और जोर लगाकर बाहर छोड़ने वाली हवा? वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। और जोर लगाकर हवा बाहर निकालने के बाद भी कुछ हवा लंग्स में हमेशा रह जाती है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम RV कहते हैं। अच्छा, और इनसे फिर लंग्स की कुल कैपेसिटी पता चलती होगी? हाँ, जैसे IRV, TV और ERV को मिला दें तो वाइटल कैपेसिटी बनती है, और इन सब वॉल्यूम्स को जोड़ दें तो टोटल लंग कैपेसिटी पता चलती है। ये डॉक्टर्स के लिए डायग्नोस्टिक्स में काम आते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सिर्फ हवा का अंदर बाहर होना नहीं है, ये तो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जैसे प्रेशर ग्रेडियंट्स और केमिस्ट्री के रिएक्शंस जैसे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना या बाइकार्बोनेट बनना, इन सब का एक कमाल का तालमेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बेहद जटिल और कुशल सिस्टम है जो हमारी हर कोशिका तक O2 पहुंचाता है और वहां बनी CO2 को हटाता है ताकि हमें लगातार एनर्जी मिलती रहे। और कमाल की बात ये भी है कि ये सब हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। हाँ, ब्रेन में मेडुला और पॉन्स नाम के हिस्से हैं जो इसे रेगुलेट करते हैं। वो ब्लड में CO2, O2 और H+ आयन के लेवल्स को लगातार मॉनिटर करते हैं और उसी हिसाब से सांस की रफ्तार और गहराई को एडजस्ट करते रहते हैं ताकि शरीर की जरूरतें पूरी होती रहे। वाकई हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, इसमें कोई शक नहीं। अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है। सोचिए, जब हम किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम होती है, मतलब PO2 कम होता है, तब हमारा शरीर इस पूरे सिस्टम को, इस रेगुलेशन को कैसे फटाफट एडजस्ट करता होगा ताकि हमें जरूरी ऑक्सीजन मिल सके। इस पर सोचिएगा जरूर।